विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। God bless you. Welcome to another episode of Victorious Living. Victorious Living के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपकी सारे क्वेश्चंस, आपके सवाल और आपके फ़ोन कॉल्स और आपकी एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं परमेश्वर का कि उसने ये रास्ता निकाला कि हम आप तक पहुंच सके। So today we are going to talk about various problems that couples face. शादीशुदा जीवन की जो challenges हैं, आज हम उसके बारे में सवाल जवाब देखने वाले हैं और I have two wonderful people available in the studio today. Let me introduce them to you. So would you introduce yourself? My name is Divya. My name is Vinosh. So how long since you guys are married? It's been 9 years. Yes. पिछले 9 साल से वो शादीशुदा हैं, तो आज उनके जीवन के जरिए से हम कुछ सवाल पूछेंगे, सुनेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम शादी को कैसे एक अच्छा जर्नी बना सके। इससे पहले कि मैं कुछ आंसर करूं, मैं पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन 9 साल में। आप अगर समराइज़ करोगे अपनी शादी को, tell us some challenges and some goodness about marriage. So I think experience, if I want to share in last 9 years में one thing that I've understood is कि बहुत सारे challenges आते हैं जी। You know, बहुत सारे difference of opinions को आप encounter करते हो अपनी life में everyday, you know, your daily life में, जहाँ पे हमको लगता है कि you know, मैं कुछ और सोचती हूँ and my partner thinks something else about one thing. So it's difference of opinion, that's one thing. But no matter what your situation is, I think you have to be strong-willed to stay in your marriage and make it strong. It's a work that goes on. It's a work in progress. You're never perfect. Nobody is perfect. It's not you nor your partner. You cannot meet each other's expectation always. So that's what I've understood from being in a relationship, which is as nice as you can make it and as vulnerable as you can create. So that's what I've learned. मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि शादी में जब आप आते हो, आपको एक दूसरे के स्वभाव को पहचानना, मैंने जो सीखा है कि एक दूसरे के स्वभाव को पहचानना ज़रूरी है। जब हम समझ जाते हैं एक दूसरे के स्वभाव को, तो फिर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग से, उस समझदारी से काम करने लगते हैं। लाइक एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, एक पौधा जब बड़ा होता है इट्स वीक बट इट टेक्स टाइम फॉर इट टू ग्रो टू बिकम अ ट्री, और जब वो पेड़ बन जाता है तब वो मजबूत हो जाता है, उसकी जड़ें मजबूत। तो शादी भी आई थिंक उसी प्रकार से जो मैंने फेस किया, हमने रियलाइज़ किया है एक दूसरे के साथ कि बने रहना है एक दूसरे के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। Wonderful. So you have some questions that is on behalf of the audience and on behalf of all the couples that you're going to ask to me. So we'll start with Divya. What is your question? So the first question I have for you, Pastor, is how do you manage or how do we, you know, encourage people to stay strong in the initial stages of marriage? बहुत अच्छा सवाल है दिव्या। एंड इनिशियल फेज जो है वो मैरिज का सबसे बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है। पहला साल वो कहते हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, पार्टनर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चरल डिफरेंस है, आपकी ब्रॉटअप की डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें जो एक कल्चर में सही है वो दूसरे कल्चर में सही नहीं है। सो जब ये सारे कॉन्ट्रास्ट के साथ दोनों मिलते हैं, अगर वो डिसीजन ना लें एडजस्ट करने का, जैसे आपने अपनी एक्सपीरियंस में बताया कि जब वो डिसीजन ना लें करने का एडजस्ट, तो वो मुश्किल है, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू बी इन दिस मैरिज इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस। चाहे जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हो या फिर डिफरेंसेस हो, इस मैरिज को एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना है। दैट डिसीजन विल हेल्प।
अभी हाल ही में कनाडा में आई मेट अ कपल who were married for 44 years, who are married, they're still married 44 years. Man is from a country and the woman is from France, like two different countries and two different, like she's white, she's black, he's black, and they have difference of culture and they have an amazing marriage. I saw their children, I saw their grandchildren, I saw in that function all three generations and they have so much of love, so much of understanding, इतना प्यार उनमें और इतना अंडरस्टैंडिंग उनमें. सो मैंने उनसे पूछा, उनको रोका, फ़ोटो खींचा और मैंने फिर उनसे पूछा कि आप बताएं कि सीक्रेट क्या है आपका. एंड व्हाट ही सेड रियली रियली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन. बहुत बड़ा एक प्रकाशन मेरे जीवन में वो आंसर लेके आया. उन्होंने कहा कि 44 ईयर्स पहले जब हम मिले, हमने डिसीजन लिया कि हम एक दूसरे से सबसे पहले ऑनर करेंगे, एक दूसरे को सबसे पहले ऑनर करेंगे, फिर हम प्यार करेंगे. सो मैंने उनसे सवाल पूछा था, इज़ इट योर लव दैट हैज़ केप्ट यू टुगेदर? ही सेड नो, वी डिसाइडेड टू ऑनर ईच अदर. ऑल सर्कमस्टेंसेस, हम सामने वाले को जो स्थान दे रखा है हम उस स्थान से नीचे नहीं लाते हैं. सो 44 ईयर्स विद ऑल द चैलेंजेस, ऑल द डिफरेंसेस, और उनकी बच्चे और उन ग्रैंड चिल्ड्रन, सब में एक कल्चर उन्होंने बनाया है, वो है ऑनर का कल्चर. एवरीबडी ऑनर्स ईच अदर, दे डोंट डिसरिस्पेक्ट ईच अदर. एंड ऑनर के बाद उन्होंने बोला कि ऑनर के बाद आप अपने आप प्यार करने लग जाएंगे. आज तक मैंने सोचा था कि सबसे पहले प्यार करेंगे तब जाके हम रिश्ते कायम रख सकते हैं. लव इज़ द मोटिवेशन, लेकिन उन्होंने कहा ऑनर इज़ द मोटिवेशन. जब आप रिस्पेक्ट करेंगे सामने वाले को, उसकी डिसीजंस को, उसकी कल्चर को, उसकी बैकग्राउंड को, एंड ऑफ कोर्स हम दो डिफरेंट लोग ही आएंगे शादी में, एक जैसे लोग आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इट विल बी वेरी बोरिंग इफ़ वी हैव सेम पीपल टुगेदर. यानी कि दो अलग अलग ही लोग आने वाले हैं शादी में, और अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम ऑनर करने वाले हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा पास्टर, कि एज रियल एज आर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, सपोर्ट mentally, physically, financially, how can we keep the relationship real too, overcoming in differences? बहुत अच्छा सवाल है. हमारे डिफरेंसेस के बावजूद, जिम्मेदारी के बावजूद हम कैसे एक अच्छा रिश्ता कायम रख सकें. जब आप सवाल पूछ रहे थे, एक बहुत क्लियरली मुझे एक आंसर जो दिल में आया वो है, सबसे पहले आपका रिलेशन है वो परमेश्वर के साथ ठीक होने चाहिए. जब हमारा वर्टिकल रिलेशनशिप सही रहता है, लाइक यू हैव टू फाइंड टाइम टू स्पेंड विद गॉड, एंड मैन ऑफ द होम, इवन वुमेन, वी नीड टू फाइंड टाइम टू स्पेंड विद गॉड. जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक रहेगा, फिर हम बाकी लोगों के साथ रिश्ता ठीक रख सकते हैं. क्योंकि हमारा लाइफ बहुत डिमांडिंग है, जॉब डिमांडिंग है, रिश्ते डिमांडिंग है, बच्चों की जिम्मेदारी डिमांडिंग है. तो यानी कि बहुत सारा डिमांड हमें सराउंड कर रहा है. बहुत सारी जगह पे हमारी एनर्जी, हमारी अनॉइंटिंग, हमारा चैनल हो रहा है, लाइक स्ट्रेंथ चैनल हो रहा है. अगर हम परमेश्वर से स्ट्रेंथ को ना लें एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, परमेश्वर के सिंहासन पे बैठ के उससे स्ट्रेंथ ना लें, हम वीक पड़ जाएंगे. सो पहला साइन ऑफ जो वीकनेस है वो हम इरिटेट होने लग जाएंगे. आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे हमारी एनॉइंटिंग ड्रेन होने लग जाती है, हम इरिटेट होने लग जाते हैं. इरिटेशन एंगर में बदलता है, एंगर फिर डिसरिस्पेक्ट में बदलता है, क्योंकि हमारा पेशेंस ख़त्म हो जाता है. हम फिर जवाब देने लग जाते हैं, स्नैप करने लग जाते हैं. और ये जैसे ही इरिटेशन शुरू हो, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, गो बैक टू गॉड. जैसे ही आप इरिटेटेड होने लग गए हैं, या तो हस्बैंड से, या तो बच्चे से, या फिर इन लॉज से, या फिर बाहर इवन ऑफिस में आप इरिटेटेड होने लग गए, मतलब ये एक साइन है कि आपको परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बितानी है. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट थ्रू द डे. ज़िंदगी के जो निजी डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस है, क्योंकि आपको चैलेंजेस होंगे ही, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी होंगे जो आपको इंस्टेंटली लेने होंगे, बहुत सारे जगह फिज़िकली आपको स्ट्रेंथ चाहिए. वो सब का एक ही सल्यूशन है
कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताएं और रेगुलरली समय बिताएं। एक अगर सुबह कुछ समय और इवनिंग में कुछ समय अगर हम सेट कर दें तो हम बिल्कुल स्ट्रेंथ को बरकरार रख पाएंगे, हम ड्रेन्ड आउट फील नहीं करेंगे। आई थिंक दैट हेल्प्स। तो जैसे आप उत्तर दे रहे थे इन प्रश्नों का, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि जैसे एक पति होने के नाते घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर होती हैं, उसके अंतर्गत वो कैसे अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें, लाइक प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करें कि वाइफ को टाइम पहले देना है, बच्चों को देना है और उसके बाद चीज़ों को भी मैनेज करें, काम भी करना है, किस चीज़ को प्राथमिकता देते हुए लाइफ का ऑर्डर कैसे सेट किया जाए? Wonderful question. Actually, one preacher said long back, which actually put me in a place to think about my life, is extreme is devil's workplace. जब कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो जाता है, हम आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, वहीं पे शैतान आता है। सो यहाँ पे हम उसको स्टेजेस में बांट देंगे, प्रायोरिटी जो हम सेट करेंगे हम स्टेजेस में बांट देंगे। जैसे पहला हमने देखा, सबसे पहले परमेश्वर। आँख खोलते ही अगर आप 5-10 मिनट परमेश्वर के साथ बिता लें, 5 मिनट, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, अगर आप परमेश्वर से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद काम हमें करना पड़ेगा क्योंकि काम से रोजी रोटी चलेगा, हम आइट बैठ सकते, तो काम ज़रूरी है। उसके बाद हमें ऑन पर्पस परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम। चाहे वो आप डिवाइड कर लें, हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा, जैसे बच्चे के साथ बेड टाइम स्टोरी हो गया, वाइफ के साथ कॉफ़ी हो गया 2-3 डेज़ में एक बार, और मान लीजिए वीकेंड आप डिसाइड करते हैं टू स्पेंड टाइम विथ फैमिली। सो आप वो जो 12 घंटा या 10 घंटा या तो आप रोज़ में डिवाइड कर दें कि एवरी डे यू आर स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम विद द फैमिली, और यू स्पेंड लाइक हाफ अ डे ऑन अ वीकेंड ओनली विद दैम वेर यू डोंट डू एनीथिंग एल्स। सो जो भी आपको सूट करे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर को हमें रोज़ समय देना है, काम को रोज़ समय देना है, कम से कम 5 दिन हफ्ते में, और उसके बाद 2 दिन रह गए हमारे, या तो हम उसको परिवार को 1 दिन कम्प्लीटली देते हैं, जैसे एक संडे ही पूरा आप दे देते हैं परमेश्वर को और परिवार को। कई बार ये पॉसिबल नहीं है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं छोटा छोटा समय एवरी डे बच्चों के साथ या अपने जो भी क्लोज रिलेटिव है उनके साथ समय दें। यानी कि अगर हम छोटा सा जैसे 15 मिनट हम निकालें रोज़ कि आज मुझे पूछना है कि मेरी माँ कैसी है, और आज मुझे पूछना है कि मेरे डिसाइपल्स कैसे हैं। सो आई टेक आउट टाइम डेली, मैं पेंडिंग होने नहीं देती हूँ। सो एवरी डे 10 मिनट में ज़रूर बैठ के सोचती हूँ कि मुझे किसको कॉल करना था, किसको मैसेज करना था, किससे पूछना था कि वो कैसा है, और या बच्चों में किसको आज ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, कौन सा रिश्ता इम्पॉर्टेंट टाइम मांग रहा है। वो रोज़ 10 मिनट आप अगर सोचेंगे, दैट ऑल्सो कीप्स यू बैलेंस्ड। लेकिन एक सेट टाइम विद द फैमिली, स्पेशली विथ योर लाइफ पार्टनर। कई बार मैं अपने डिसाइपल्स को बोलती हूँ, लीव योर चिल्ड्रन विथ मी, मेरे साथ बच्चों को छोड़ के आप कॉफ़ी पे जाओ, बिकॉज अगर हस्बैंड एंड वाइफ ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ को रेगुलरली एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉट हो गए वो प्रोसीजर में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में, कहीं ना कहीं वो जो सबसे नज़दीक रिलेशन है वो नेगलेक्ट हो जाता है और वो असर करने लग जाता है आपके हर दूसरे एरिया को। यानी कि टू स्पेंड टाइम विथ वाइफ और हस्बैंड इज़ मस्ट, यू कांट नेगलेक्ट दैट। बच्चों को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं हमारा पूरा ज़िंदगी बच्चों के आसपास घूमने लग जाता है, क्योंकि वो डिमांडिंग भी है, स्कूल भी भेजो, होमवर्क भी कराओ, उनका खाना देखो, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। उस दौरान भी आपको समय निकालना पड़ेगा कि पति और पत्नी के साथ आप समय बिताओ, बहुत ज़रूरी है। या फिर कॉफ़ी पे जाएं, डिनर पे जाएं, बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं तब भी साथ में रहें, डिस्कशन करें, कन्फ्रंटेशंस करें, सवाल जवाब करें, बातचीत ज़रूर करें। सो मेरे एक फ्रेंड मिले मुझे, ही इज़ अ वेरी फेमस म्यूजिशियन and his wife and they both are in the same profession and they are married for 31 years और एक दूसरे को 36 साल से जानते हैं। मैंने कहा हाउ कम 31 साल में आपको कभी स्ट्रगल नहीं हुआ?
सो उन्होंने सवाल का जवाब बहुत सिंपल दिया, बोला कि हम माफ़ करते हैं और प्यार करते हैं। सो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, हम स्पेस देते हैं अगले पार्टनर को कि वो डिसीजन लें, हम चुप रहते हैं। और कई बार हम 6 घंटे अगर एक दूसरे के साथ बैठे भी हों, मूवी भी देख रहे हैं, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट एक दूसरे के साथ हम बैठते हैं। सो वी गिव टाइम टू ईच अदर। सो दैट वाज अमेजिंग। ऐसे 31 ईयर्स में दे नेवर हैड अ फाइट, दे नेवर हैड अ फाइट, विच इज 31 साल के अंदर कम से कम 31 टाइम्स तो झगड़ा हो जाना चाहिए, बट उनके पास एक भी झगड़ा नहीं था, बिकॉज दे गिव स्पेस टू ईच अदर, they allow each other to make decision, they forgive each other, they love each other. Love is the motivation over there. उन्होंने बोला हम प्यार करते हैं तो हम माफ़ भी करते हैं, हम टाइम देते हैं अपने पार्टनर को. सो आई थिंक और इन द गो वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम जाते जाते जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी सेट तो ज़रूरी है कि हम एक पति पत्नी इम्पॉर्टेंट है एक मैरिज में, उसके बाद रिलेटिव्स, उसके बाद बच्चे. तो अगर पति पत्नी ठीक नहीं रहेंगे तो बाकी सब असर पड़ेगा उसका. आई होप इट आंसर्ड. Yes, yes. So that was a great answer, Pastor. And one more thing that I was thinking in the back of my mind, जब हम struggles देखते हैं अपने आसपास, you know, when we see marriages struggling, when you see the kind of hard work it requires to, you know, to maintain that relationship. I think हम बहुत सारे youth आजकल ऐसे देखते हैं जो डिसाइड करते हैं not to get into marriage, but instead, you know, stay together, do the same hard work, but not without, you know, really tagging it in a married status. So how do we address a situation like this in our society and, you know, really bring it to the front that marriage is really important, I think, for the society and for, you know, each individual out there? ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारा न्यू जनरेशन जो मैं इनकाउंटर करती हूँ, दे डू नॉट वांट टू गेट मैरिड. वो शादी करना नहीं चाहते हैं. रीज़न बीइंग डिवोर्स का जो हार्ट एक है वो उसको फेस करना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कमिटेड रहें, क्योंकि उनको लगता है वो स्टक हो गए. और अगर वो लिव इन में है तो वो किसी भी वक्त वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन शादी उनको वो फ्रीडम नहीं देता है. वो एक डिसेप्शन है, बिब्लिकली बिल्कुल परमिटेड नहीं है, बाइबल बिल्कुल अलाउ नहीं करता है इस चीज़ को. और जब हम साथ में बिना कमिटमेंट के रहते हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है. तो अगर बच्चे पैदा होते हैं इस रिलेशनशिप में, तो बच्चे हमेशा ऐसे रहेंगे कि दे डोंट नो, पेरेंट्स कैन वॉक अवे एनी टाइम. सो ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा अभी फैल गया है, और बहुत सारे बच्चे फोस्टर्ड होते हैं इस वजह से, क्योंकि माँ बाप वॉकआउट कर लेते हैं. दे कम टुगेदर, दे लिव टुगेदर, उनके पास बच्चे होते हैं, फिर सडनली दे डिसाइड टू गो अवे, तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं. फिर उनको गवर्नमेंट लेके दूसरे पेरेंट्स के हाथ देता है ताकि वो पाल सकें. सो उसमें क्या है, एक सोसाइटी, एक इनसिक्योर सोसाइटी बन गया है, और बहुत इंडिफरेंट हो गया है सोसाइटी. वहाँ पे एक दूसरे के लिए केयर कम होता चला जा रहा है. लेकिन प्रेज गॉड फॉर इंडियन कल्चर. यहाँ पे हमें ये कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए. हम एक दूसरे को ऑनर करके, मैरिज को स्ट्रॉन्ग करके एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए हमें. और जबकि यहाँ पे भी डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं, लिव इन रिलेशंस बहुत बढ़ गए हैं, बट देन दैट डजंट गिव सिक्योरिटी टू द रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें रहता है कि हम इस रिश्ते को कभी भी छोड़ सकते हैं. लोगों में आजकल पेशेंस की कमी हो गई है. लोग इंस्टेंट जनरेशन है. पहले ज़माने में जब चीज़ें टूट जाते थे हम रिपेयर करते थे. आज के ज़माने में चीज़ें टूटने पे हम इसको रिप्लेस करते हैं. सो जैसे ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लग जाए तो हम उससे बाहर आ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है. लेकिन हर जल्दी में अच्छाई नहीं है. कई बार जैसे एक तितली का एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर कैटरपिलर उतने दिन वो हाइबरनेशन में ना रहे तो तितली नहीं बन सकता. तो कुछ चीज़ें प्रोसीजर में होके जब नहीं गुजरती है, वो सॉलिड फ्यूचर नहीं ला पाता है. वही आज का कंडीशन है, क्योंकि लोग साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो सिंगल पेरेंट्स बढ़ गए हैं. तो वो सिंगल पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो
कंप्लीट लाइफ नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, तो उससे बच्चे थोड़े इनसिक्योर, थोड़े से डिस्टर्ब्ड बड़े हो रहे हैं, तो वो समाज को आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट कर रहा है। अमेरिका में बहुत मैंने ऐसे ओल्ड लोगों को देखा है जो अकेले हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स के पास, दे डोंट केयर। और यहाँ पे कम से कम हमारे कल्चर में हम साथ नहीं छोड़ते हैं इजीली, जो कि हमें बनाए रखना है, अदरवाइज़ हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, हम भी इनडिफरेंट हो जाएंगे। हम भी आज अगर हम इसको अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो अपना देखेगा और हमें केयर नहीं करेगा। ये हमें सोचना चाहिए कि अब अगर हम अच्छा कल्चर इन बच्चों को नहीं देंगे, आने वाले समय में वो भी हमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमें उनको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए जनरेशन को, लेकिन ज़रूर उनको बतानी चाहिए कि सही क्या है। और बहुत सारे ऐसे लिव इन रिलेशन में आए हुए मेरे पास कपल्स को हमने शादी कराई है और दे हैव वंडरफुल रिलेशनशिप टुडे, एंड बहुत सारे मैरिजेस हम कराते हैं क्योंकि आई बिलीव इन मैरिज। मैरिज जो है वो इंस्टीट्यूशन है परमेश्वर के द्वारा, उसने कुछ सोच के ही बनाया है ताकि हम मल्टीप्लाई हो सके, चिल्ड्रन आ सके मैरिज से। और बहुत बड़ा रेवलेशन मुझे रिसेंटली मिला, यू विल बी सरप्राइज टू हियर। जब हम 20 साल लगा के एक मैरिज को बनाते हैं, आगे के जो 20 साल है जब हम ओल्ड हो जाते हैं, उस समय हमारे पास एक पार्टनर है जो कि ऑलरेडी आपको जानता है। इसीलिए मैरिज बनाया गया ताकि ओल्ड एज में आप अकेले ना हो। लेकिन क्योंकि लोग साथ छोड़ जाते हैं यंग एज में, ओल्ड एज में वो अकेले हो जाते हैं। दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ मैरिज, सो दैट यू कैन हैव अ कंपनी, you can have a partner, have a friend, not only to raise children but to have a life जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली आपको ज़्यादा ज़रूरत है पार्टनर की when you hit 60, when you hit 70, when you hit 80, if you're alive, then you need your partner। मैरिज का बनाने का, परिवार का बनाने का यही महत्व रहा है जो कि न्यू जनरेशन स्ट्रगल कर रहा है पहचानने में। सो दिस इज़ व्हाट आई विल एनकरेज विथ माय फ्रेंड्स टुडे। आप अगर शादीशुदा हैं, आप इस मैरिज को थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा इसको समय दे के, थोड़ा सा प्रार्थना में रह के इस मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि मैरिज इज़ अ गुड थिंग। आज का आपका लाइफ पार्टनर जो यंग है वो आपको आपकी ओल्ड एज में साथ देगा। जो बच्चे आप मिलके बड़ा कर रहे हैं वो आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनेंगे जब आपकी एज हो जाएगी। नॉट ओनली खाली बुढ़ापे की हमारी सहारा, बट ऑल्सो मैरिज इज़ ए प्लेस वेर यू कैन टॉक टुगेदर, यू कैन शॉप टुगेदर, यू कैन हैव योर फिजिकल नीड्स मेट। मैरिज इज़ ए वंडरफुल थिंग। अगर ऐसा नहीं होता मेरे फ्रेंड, गार्डन ऑफ ईडन में सबसे पहला काम जो परमेश्वर ने किया है वो शादी है। तो there must be some reason. If God came up with this idea, then it's a good thing. So Victorious Living की ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर हमसे बात करें, अपनी सवाल भेजें, आपकी प्रेयर्स भेजें, और हम आपके लिए हमेशा प्रेयर करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका मैरिज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपका परिवार जो है वो शारीरिक मानसिक हर उन्नति करें। आपको अगर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, हम प्रार्थना करते हैं कि आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले, क्योंकि मैरिज में फाइनेंसेस का कमी होना एक बहुत ड्रॉबैक है। यानी कि शादी को ज़रूरत है कि आपके पास पैसे हों, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत है, फाइनेंसेस की ज़रूरत है। So this is our prayer. We are going to pray for you. Let's pray for the audience today. Father God, we thank you so much for today. थैंक यू सो मच कि जिन ने आज हमारी प्रोग्राम को सुना है, समझा है, जो भी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, मैरिज में अगर चैलेंज है, परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके चैलेंजेस को दूर करेंगे, आप उनके जीवन में उन्नति लेके आएंगे, ऑनर ग्रो होगा, प्यार ग्रो होगा और लाइफ में ऑर्डर आएगा। परमेश्वर वो बैलेंस करना सीखेंगे, प्रायोरिटी सेट करना सीखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से वो अपने मैरिज को परमेश्वर एंजॉय करेंगे। मैरिज एक स्ट्रगल नहीं होगा उनके लिए, लेकिन मैरिज एक ब्लेसिंग होगा उनके लिए, और उनके ज़रिए से इस दुनिया में आने वाले बच्चे आशीषित होंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हर परिवार के लिए जो आज हमारे साथ जुड़ा है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं,
सुने और कबूल करें। आमीन। Until we meet you again, God bless you. Stay victorious and live victorious. विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है, परमेश्वर उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।